पेडिग्री मेथड में, पेडिग्री मेथड जो है उसमें आपका क्या था कि आप जब सेल्फिंग, पहले बात तो ये था कि हमने बताया था कि जो 3 मेथड हैं, बल्क मेथड, पेडिग्री मेथड और बैक क्रॉस मेथड, सभी में आप सेग्रीगेटिंग जनरेशन से ही लेते हैं। सेग्रीगेटिंग जनरेशन मतलब जो F1 जनरेशन होती है उसके बाद से आप रिकॉर्ड लेते हैं। पेडिग्री में आप F1 जनरेशन के बाद बार बार F2, F3, F4, F5 सेल्फिंग कराते हैं और जो आपकी सुपीरियर वैरायटी है उसको आप सेलेक्ट करते जाते हैं। लेकिन जो आपका ये बल्क मेथड है इसमें ऐसा नहीं करते, इसमें भी आप सिलेक्शन करवाते हो। पहले तो पेरेंट चुनते हो, उनको हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आप जब उनकी क्रॉसिंग करवा लिए तो F1 जनरेशन हो, F1 जनरेशन में अब आप फिर सेल्फिंग करोगे F2 जनरेशन बनाने के लिए। लेकिन इस बार आप जो है जो सेल्फिंग करोगे उसमें आप सिलेक्शन नहीं करोगे, उसमें सारे के सारे बल्क में उनको ग्रो कराओगे। मतलब आपने अगर 100 पौधे लगाए हैं तो आप 100 ग्रो कराने वाले हो। उसके बाद फिर F3, F2 जनरेशन के बाद जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनकी भी सेल्फिंग होगी और उनको भी जो फिर आप ग्रो कराएंगे और फिर उनको भी बल्क में ग्रो कराएंगे। तो ऐसा F1, F1, F2, F3, F4, F5, F6 करीब अगर 6 जनरेशन तक अगर आपका शॉर्ट टर्म बल्किंग मेथड है, नहीं तो 30 जनरेशन तक ऐसा ही करते हैं। सिर्फ हम जो है सेल्फिंग कराते हैं और उसके बाद जो है उसको बल्क में ग्रो करते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, बल्क में ग्रो करते हैं। तो ऐसा इसलिए करा जाता है कि सेल्फिंग कराने पे हम लोग इसमें जो है बल्क मेथड में स्पेशली इसका मकसद ये होता है कि आप नेचुरल सिलेक्शन से आप किसी आप वैरायटी को चुन रहे हो, तो उसके लिए सेल्फिंग कराने में नेचुरल सिलेक्शन आपका हमेशा जल्दी तो होता नहीं है, उसमें समय लगता है। तो बल्किंग में आप बल्क में ग्रो कराते हैं और आप जो है उसको फर्दर ग्रो कराते रहते हैं। उसके बाद वही प्रोसेस होगा कि जब आप उसके बाद मतलब 7वीं 8वीं जनरेशन में अगर शॉर्ट टर्म बल्किंग है जो कि आजकल लोग कराते हैं, तो उसमें जो होता है उसको फर्दर आप ग्रो कराते हो और उसके बाद फिर वही प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल, CVT टेस्ट, उसके बाद फिर उसका मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद वैरायटी रिलीज होती है। तो इसी को आज हम लोग डिटेल में देखा जाएगा कि क्या चीज़ है। अब इसको थोड़ा सा समझा दिए, थोड़ा सा आप लोग स्क्रीन पे भी दिखा दे रहे हैं। तो आज हम लोग का है बल्क मेथड ऑफ सिलेक्शन। सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना? ठीक है। यस मैम। जो है बल्क मेथड देखा जाएगा। तो इसमें BD सिंह की बुक आप लोग को मिल गई है ना? यस मैम। यस मैम। तो BD सिंह की बुक में भी अच्छे से दिया हुआ है सब, तो उसको आप लोग देख लेना। अब जो है इसको देखो, मास सिलेक्शन, अभी जो हम तीनों चीज़ बता चुके हैं ये फिर से, मास सिलेक्शन एंड प्योर लाइन सिलेक्शन कैन नॉट बी अप्लाइड टू सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन। सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन हमने अब आज पूछेंगे, कौन बताएगा व्हाट इज सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन? हमने बताया हम लोग अभी तक इतने मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन और बल्क, आज बल्क पढ़ेंगे, पेडिग्री सिलेक्शन, बस अब बैक क्रॉस अभी बचा है इस वाले में। तो बताओ ये सारे सेल्फ, ये जितने भी मेथड ऑफ सिलेक्शन है सारे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, एक मास सिलेक्शन आपका इकलौता था जो कि दोनों में अप्लाई होता है। हाँ तो बताओ मैम। मैम। हाँ बताओ कौन बोल रहा है? मैम जो जेनेटिकली डाइवर्स प्रोजेक्ट्स हैं उसी स्पीशीज की वो सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन। सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन जो है आपका जेनेटिकली नहीं, जैसे जब हम लोग कोई भी ब्रीडिंग का प्रोग्राम कराते हैं तो पहले हम पेरेंट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, पेरेंट आपके वो कैरेक्टरिस्टिक लेकर होंगे जो कि आपका क्या कहते हैं उनको डिजायर्ड कैरेक्टर होंगे। उनको जब क्रॉसिंग कराएंगे तो वो F1 जनरेशन होगी। F1 जनरेशन आपका फर्स्ट फीलियल जनरेशन है या पहली आपके जो है आपका पहली जनरेशन है, जैसे पेडिग्री पहला जो है जनरेशन है। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट जब है
नेक्स्ट F1 के बाद जब जनरेशन होगा तो वो होगी सेग्रीगेटिंग जनरेशन, जिसमें आपका कैरेक्टर्स जो है सेपरेट होते हैं। ठीक है, दिव्यांशी यही बोल रही थी कि कुछ और बोल रही थी, क्योंकि आवाज नहीं क्लियर आ रही थी। मैम थोड़ा बहुत यही था, पर मेरे शब्द अलग थे। मतलब यही बोलना चाह रही थी। हाँ, तो सेग्रीगेटिंग वही, जैसे ना आप लोग अगर जेनेटिक्स का मेंडेल का वो याद होगा आपको, तो कैपिटल टी आपका टॉल का करेक्टर है, कैपिटल टी स्मॉल टी आपका नहीं, स्मॉल टी आपका शॉर्ट या ड्राफ्ट का करेक्टर। अगर दोनों को क्रॉसिंग कराई जाए तो F1 जनरेशन में टॉल आपकी हाइब्रिड आएगी। अब उस हाइब्रिड को आप नहीं जान पाओगे कि ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। उसके बाद जब फर्दर उस पर्टिकुलर की सेल्फिंग कराओगे तो 3:1 का रेशियो आएगा, जो कि सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन होगी। ठीक है, तो इसी को हम सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन कहेंगे। तो ये जो तीनों हैं आपका बल्क मेथड, पेडिग्री मेथड और बैक क्रॉस मेथड, ये तीनों आपकी सेग्रीगेटिंग जनरेशन पे ही वर्क करता है। और ये जो आपका प्योर लाइन है और आपका मास सिलेक्शन है, वो उसमें सेग्रीगेटिंग जनरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो शुरू से अप्लाई होता है। In this method, individual plants are selected from F2 and subsequent generation. Their progeny are grown and a record of offspring relationship is maintained. तो इसमें जो है ये चीज़ें होता है कि F2 जनरेशन के बाद, F2 जनरेशन से और उसके बाद की जो जनरेशन होता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे आप पेडिग्री में देखा, उसका पूरा डिटेल रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये चीज़ें कभी कभी आपके उसमें भी पूछी जा सकती है, ध्यान में रखनी चाहिए। अब बल्क मेथड देखना है। बल्क मेथड को कई और नाम से भी कई लोग बुलाते हैं। उसको मास मेथड या पॉपुलेशन मेथड भी कहते हैं। मास पेडिग्री मेथड इसको कहा जाता है हार्लेन के द्वारा। पॉपुलेशन ब्रीडिंग मेथड इसको भी कहा जाता है, और इवोल्यूशन ब्रीडिंग मेथड सनसेट के द्वारा इसको कहा जाता है, बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये आपका बल्क मेथड है। तो कई बार इनको अलग अलग नामों से भी इसको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, इसको दिया किसने था? Bulk method of breeding was first used by Nelson Ehale in 1908. This method is also known as mass method or population method. Bulk population breeding is a strategy of crop improvement in which natural selection effect is solicited more directly in the earlier generation of the procedure by delaying stringent artificial selection until later generation. इसका मतलब समझ में आया? ये जो लिखा है, बल्क सिलेक्शन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है वेटिंग फॉर नेचुरल सिलेक्शन, और यही इसकी पूरी स्ट्रेटजी है। तो ये ऐसा है, बल्क पॉपुलेशन में ब्रीडिंग इज अ स्ट्रेटजी ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन अ वैरायटी फॉर नेचुरल सिलेक्शन इफेक्ट and is solicited more directly to early generation of the procedure by delaying stringent artificial selection to the generation. तो ये एक बात है कि आपका नेचुरल सिलेक्शन के लिए इसको वेट करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि नेचुरल सिलेक्शन को ज़रूरी तो नहीं है हर बार जो है मौसम ख़राब हो, हर बार कोई डिसीज प्लांट में आए, हर बार ख़राब सिचुएशन हो। तो ऐसा होता है कि नेचुरल सिलेक्शन के लिए तो वही है कि जो रेजिस्ट कर जाए जो चीज़ें, वही नेचुरल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी। तो बल्क मेथड में क्या करते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन तो करवाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा आर्टिफिशियल कंडीशन भी दी जाती है कि हम क्या चीज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं और उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर हम आगे प्रोसीड करते हैं। मेनली नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशनरी मैथ, हाँ ये क्वेश्चन कभी कभी आता है। नेचुरल मेनली ये नेचुरल सिलेक्शन आपका ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ब्रीडिंग मेथड है जो बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन पर बेस्ड है। तो ये मेथड आपका बल्क मेथड है, और इसको इवोल्यूशनरी मेथड ऑफ ब्रीडिंग रियली आर्टिफिशियली सिलेक्टेड। तो ये एक आपका कभी कभी ये क्वेश्चन हमें ध्यान है कि कहीं पे पूछा गया था कि इवोल्यूशनरी मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, डायरेक्ट तो पूछा नहीं जाएगा बल्क मेथड, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ब्रीडिंग मेथड है जिसमें नेचुरल सिलेक्शन आपका यूटिलाइज होता है। चार तो दे दिया जाए, आप सोचने लगेंगे किसमें नेचुरल सिलेक्शन, या ये भी पूछा जा सकता है इवोल्यूशनरी मेथड ऑफ ब्रीडिंग कौन सा है। उस स्थिति में आपको बल्क मेथड पे आना चाहिए। अब क्यों कहते हैं यही देखना है। वो देखो इन द पहले मैं प्रोसीजर देख लिया जाए,
in the bulk method F2 and subsequent generation are harvested in mass or bulk to raise the next generation. तो इसमें क्या है, पेडिग्री मेथड से हमने पहले भी बताया कि यही अंतर है कि इसमें जो है मास में आप ग्रो कराते हैं। पेडिग्री मेथड में भी F1, F2, F3, F4 जनरेशन हम ग्रो करा रहे थे, लेकिन उसमें हर जनरेशन के बाद जो आपका सुपीरियर वैरायटी था उसको आप सेलेक्ट करते जा रहे थे, उसको आप रो मेथड में ग्रो करा रहे थे, उसके बाद जो है फर्दर जो है उस सेलेक्टेड प्लांट को ले रहे थे। इसमें जो है आप हर बार सेल्फिंग करेंगे F2, F3, F4, F5, F6 तक, लेकिन हर बार आप जितने भी सीड आएंगे आप सबको ग्रो कराएंगे। यही अंतर है दोनों में। उसके बाद एट द एंड ऑफ बल्किंग पीरियड इंडिविजुअल प्लांट आर सेलेक्टेड एंड इवैल्यूएटेड इन अ सिमिलर मैनर एज इन पेडिग्री मेथड। तो इसमें भी ऐसे ही है कि सिमिलर मेथड होता है पेडिग्री के जैसे, बस उसमें ये होता है कि आपका पेडिग्री रिकॉर्ड नहीं रखते हैं और सिलेक्शन नहीं करते हैं। ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ बल्किंग मे वेरी फ्रॉम 6 to 7 to 30 और मोर जनरेशन। अब इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बल्किंग पीरियड आपका लॉन्ग भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। शॉर्ट बल्किंग पीरियड अगर हम कहेंगे या शॉर्ट बल्किंग पीरियड में आपका 6 से 7 साल लगेंगे अगर मिनिमम आपका। और बल्किंग का मतलब क्या हुआ, आप F1 जनरेशन के बाद उसकी सेल्फिंग कराते जाओगे। तो शॉर्ट में क्या करते हैं, जब शॉर्ट टर्म आपका बल्किंग मेथड यूज़ किया जाता है उसमें आर्टिफिशियल कंडीशन दी जाती है, उसके द्वारा सिलेक्शन कराया जाता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म है तो करीब करीब 30 या उससे भी ज़्यादा जनरेशन तक बल्किंग कर सकते हैं। बल्किंग का मतलब आपको उस पर्टिकुलर जनरेशन की प्रोजेनी ग्रो करानी है और उसको सेल्फिंग कराते जाना है। प्रोजेनी ग्रो कराया, उसकी सीड इकट्ठा करी, फिर बल्क में ग्रो कराया, फिर प्रोजेनी इकट्ठा कराया, फिर बल्क में ग्रो कराया, और इसको तब तक करते रह गए 30 जनरेशन तक, जब तक आपको कोई ऐसी डिज़ायर्ड वैरायटी नहीं मिल गई जिसकी आपको ज़रूरत है। तो ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों तरह का होता है। During bulking period, artificial selection may or may not be practiced, but natural selection play an important role in shifting gene frequency. तो इसमें natural selection का रोल है। अब ये एक आ रहा है वर्ड, इसमें artificial selection किया जा सकता है या नहीं। हमने बताया कि आप कोई काम 30 साल तक जिसको करना है नेचर ने, उसको आपको करना है, आपने 6 से 7 साल उसको किया, तो आपने कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल कंडीशन दी। जैसे आपको एक डिसीज़ रेजिस्टेंट प्लांट आपको ग्रो कराना है, मान लो, ठीक है, अब डिसीज़ रेजिस्टेंट प्लांट आपको ग्रो कराना है, तो आप बल्क मेथड आपने चुना है, तो आप कैसे क्या करोगे, आपने जो F1 जनरेशन तक ले लिया, आपको पता चल गया ये प्लांट है सारे हेल्दी है। अब आप क्या करोगे, F1 की सेल्फिंग की, F2 जनरेशन आपने ग्रो कराए, अब आप क्या कर रहे हो, उसमें कुछ ससेप्टेबल प्लांट भी लगा दे रहे हो कुछ, और डिसीज़ के आपने, जैसे आपने रस्ट रेजिस्टेंट बनाना है आपको, आपने रस्ट के आपने स्प्रे कर दिए स्पोर्स। अब वो जो है उसमें जो आपके प्लांट सरवाइव कर जाएंगे वही बचेंगे, वही फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे, उन्हीं में सीड होगी, और जो नहीं बच पाएंगे वो सीड ही नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तो वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम बल्किंग पीरियड में जो है हम सिलेक्शन तो नेचुरल करा रहे हैं, लेकिन कंडीशन हम आर्टिफिशियल दे रहे हैं। समझ में आया? यस मैम। मतलब ये है तो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस। अगर हम 30 साल तक करते हैं तो हो सकता है किसी साल डिसीज़ आए, किसी साल नहीं आए, लेकिन अगर हम इसको 6 साल 7 साल तक करना है तो हम बार बार सेल्फिंग कराएंगे। इसका तरीका ये, हम बार बार F2 जनरेशन में डिसीज़ के स्पोर डाल दिए, F3 में, तो F2 जनरेशन में जब डिसीज़ के आपने स्पोर डाल दिए तो जो ससेप्टेबल प्लांट होगा तो मर जाएगा, जो आपके बचेंगे वो आपके एक तरह से नेचुरल सिलेक्शन से बचे हैं। फिर जब नेक्स्ट जनरेशन में आए तो आपके जो सिलेक्शन उसमें फिर डिसीज़ वाले जो कमज़ोर होंगे वो मर जाएंगे, जो योग्य होंगे वही बचेंगे। तो ये जो है ये इनका नेचुरल सिलेक्शन, इसीलिए ये प्रोसेस चलता रहता है। और आप नेचर का भी वेट कर सकते हैं इसमें, इसको इसीलिए कई बार कहा है वेटिंग फॉर नेचुरल सिलेक्शन या वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, इसको अक्सर कहते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी जब प्लांट अपनी, आपको एग्ज़ाम होगा तभी ना आपको पता चलेगा आप योग्य कि नहीं हो। एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है तो सभी योग्य हैं, तो जब आप कंपटीशन होगा, कंपटीशन में यही तो होता है, योग्य आता है, नहीं योग्य होगा नहीं आएगा। वही चीज़ है, कंपटीशन फॉर सर्वाइवल भी है इनके लिए। अगर डिसीज़ आए जो बच पाएगा उसी को हम लेकर आगे चलेंगे, उसी को एक वैरायटी के रूप में रिलीज़ करेंगे। अब इसमें व्हेन डिजायरेबल पर्पस आर फुलफिल्ड बल्किंग इज स्टॉप्ड एंड इंडिविजुअल प्लांट आर सेलेक्टेड एंड इवेल्युएटेड।
अब जब डिज़ायरेबल प्लांट जैसे आपने 6 जनरेशन तक लगातार आपने रस्ट के आपने स्प्रे किए और जो बचता गया वही पौधा वो किया, तो 6वीं 7वीं 8वें साल तक वो काफ़ी एक मजबूत पौधा होगा जो कि बचेगा, मतलब वही सीड बच पाएंगे जो कि 6-7 जनरेशन रस्ट को झेल पाएँ। तो वो आपके पास अब डिज़ायरेबल करेक्टर है कि आप बल्किंग स्टॉप कर देंगे। बल्किंग का मतलब यही हुआ कि आप F1 जनरेशन के बाद से सेल्फिंग करवाते गए और उनको बल्क में इकट्ठा करते रह गए। आप बल्किंग को स्टॉप कर देंगे और इंडिविजुअल प्लांट को आप इंडिविजुअल प्लांट सेलेक्ट करेंगे। आप बल्किंग को स्टॉप कर दिया, अब इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन का मतलब उसमें जो आपके डिज़ायर प्रोजेनी है, जो आपको अच्छा दिख रहा है फिनोटाइपिक, उसको आप चेक करेंगे, उसकी आप सीड को लेंगे। अब सीड को फिर रो में ग्रो कराएंगे, उसके बाद उस रो में फिर वही काम करेंगे, फिर आप प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल करेंगे, फिर सीबीटी करेंगे, उसके बाद फिर जो है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर फर्दर उसको रिलीज करेंगे एज अ वैरायटी। तो ये है पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट आ जाओ अब इसको मेथड के रूप में, बल्किंग मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ होमोजाइगस लाइन। तो होमोजाइगस लाइन का या बल्किंग मेथड एक जनरल यही बल्किंग मेथड है। फर्स्ट ईयर में हमने बताया कि आपने पेरेंट्स लिए, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, अब F1 इज स्पेस प्लांटेड, एक वर्ड आ रहा था, कल भी आया था, आज भी आ रहा है, स्पेस प्लांटेड। जैसे गेहूं के लिए आप नॉर्मल जो प्लांटिंग होती है 22.5 सेंटीमीटर होती है, गेहूं की एक रो से दूसरी रो में जो डिफरेंस होता है वो 22.5 सेंटीमीटर का होता है, या अलग अलग पौधे को लिए अलग अलग वो डिस्टेंस होता है। स्पेस प्लांटिंग का मतलब हम उस डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब कि उनको जो सुविधाएं हैं वो अच्छी मिलेंगी ना। अच्छी मिलने का मतलब आपको जब स्पेस मिलेगा तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, तो वही ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ग्रोथ अच्छी होने का मतलब उनकी सीड अच्छी होगी और हमें सीड ढेर सारी चाहिए। तो यही काम हमने पेडिग्री मेथड में भी किया था, ये काम स्पेस प्लांट कर लिया। अब F2 जनरेशन, जो F2 जनरेशन में आई तो F2 के प्लांट को हमने, अच्छा इसमें यही इसमें भी देखेंगे। देखिए आप लोग को ये 2 लाइन इसमें आ रही है। पहली लाइन फर्स्ट ईयर में हमने पेरेंट सेलेक्ट किया, तो F1 जनरेशन हमेशा सेकेंड ईयर में होती है। F1 में आपका जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है या जो फर्स्ट प्रोजेनी है वो सेकेंड ईयर में आएगी। अब थर्ड ईयर में F2 जनरेशन आई। अब F2 जनरेशन को जो भी सीड आपके F1 में मिले आप उसको फर्दर पूरा बल्क में इकट्ठा किए, फिर उसको ग्रो करा दिए। फिर ऐसे ही F3, F4, F5, F6 जनरेशन तक आप यही करते रहेंगे, बल्किंग करते रहेंगे। मतलब आपने सीड लिया, उसको ग्रो कराया, सीड लिया, ग्रो कराया, सीड जितने भी आए सभी ग्रो कराया, आपने सेलेक्ट नहीं किया कहीं भी, ग्रो करा लिया। ये आसान है इसलिए क्योंकि इसमें ना आपको पेडिग्री का रिकॉर्ड रखना है ना आपको चुनना है। पेडिग्री मेथड में तो एक्सपर्ट चाहिए कि ये करेक्टर सही है, ये तो चुनना पड़ता है। अब ये 7 साल लग जाता है F6 जनरेशन तक ग्रो कराने में। अब 8वें साल क्या करते हैं, F7। अब हमको, अब F7 इज स्पेस प्लांटेड, सुपीरियर प्लांट आर सेलेक्टेड, सीड हार्वेस्टेड सेपरेटली। अब यहाँ पे स्पेस प्लांटिंग फिर से हम करेंगे। स्पेस प्लांटिंग मतलब फिर हम दूरी दूरी में लगा के देखा। अब उस स्पेस प्लांटिंग में प्लांट को, जो सुपीरियर प्लांट हो उसको सेलेक्ट करेंगे, उसकी सीड को फर्दर हम हार्वेस्ट करेंगे सेपरेटली और उनको फर्दर प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल पे ले जाएंगे। अब 9th ईयर में क्या है, F8 9th ईयर में F8 जनरेशन होगी। अब इसको आप रो मेथड में ग्रो करा रहे हैं। इसमें इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी ग्रोन, इंफीरियर प्रोजेनी प्रिलिमिनेटेड। तो इसमें जो प्लांट की आपकी प्रोजेनी आई थी आपने उसको ग्रो कराया और जो आपकी इंफीरियर प्रोजेनी थी अब उसको आप रिजेक्ट कर देंगे। अब 10th ईयर में इसमें प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल यूजिंग स्टैंडर्ड वैरायटी एस चेक एंड क्वालिटी चेक। तो इसमें जो है अब क्या होगा, प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल हो जाएगा। प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल का मतलब की है कि आप क्या होता है प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल, कोई बताए प्रिया? प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल, हाँ जो शुरू में क्या नाम है, जो क्रॉप्स को लेके उसको मतलब जनरेशन की जाती है, उसी को बोलते हैं, जनरेट किया जाता है। क्या सही बोल रही हैं प्रज्ञा? मैम बेस्ट क्वालिटी के लिए। हाँ वही काजल? वही, क्वालिटी के बेसिस पे लेके जिसको जनरेट किया जाता है। हाँ काजल सही बोल रही है ये? मैम क्वालिटी के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है ये। पूछा प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल क्या होता है?
मैम चेक वैरायटी लगा मैम के। फॉर बेस्ट छवि सही बोल रही है। चेक प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल, मतलब आप ये सब तो काम जो कर रही थी प्रिया जो बोल रही है वो सही है, लेकिन उसके पिछला हमने ये कर चुका है। आपने सुपीरियर वैरायटी F7 में आपने सेलेक्ट करी, उन सुपीरियर वैरायटी को आपने ग्रो कराया। F8 में आपने उसको इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी ग्रो कराई, और इन्फीरियर प्रोजेनी को आपने निकाल दिया। अब प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल, तो प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल में आपने पूरा इतने 8 साल की जो बल्किंग की है, 9 साल की, उसमें जो सुपीरियर वैरायटी आप तो उसको लेकर चल रहे हो, लेकिन अब उस सुपीरियर वैरायटी को जो आप जिस एरिया में ग्रो करा रहे हो, उस एरिया की जो सुपीरियर वैरायटी है, जो यूजफुल वैरायटी है, उसको आप चेक के रूप में ग्रो कराते हैं। समझ में? तो इसको हम प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल कहते हैं। उसको मतलब एक क्वालिटी हम चेक करते हैं। भाई कोई चीज़ क्यों हम इतनी मेहनत करेंगे, 10 साल की ये मेहनत है, 10 साल क्या 15 साल लगता है एक बल्क मेथड से एक वैरायटी को जनरेट करने में। अगर वो वैरायटी जो वैरायटी हो रही है, अगर उससे वो अच्छी नहीं है तो वो बेकार है। क्यों? आपको कोई चीज़ अच्छी मिलेगी पिछले से, तभी आप लोगे ना। तो यही एक चीज़ है कि आपका ये 10वें साल तक प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल होगा। उसके बाद अब 3 साल का हमने बताया था, इसको कहते हैं CVT भी कहते हैं, ये कहते हैं सेंट्रल वैराइटल ट्रायल इसको कहते हैं, या इसको जो है कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल CYT भी कहते हैं, कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल भी कहते हैं, और इसी को मल्टी लोकेशन ट्रायल भी कहते हैं। तो ये जो है आपका प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल तो 1 साल का होता है। जैसे अपनी गोरखपुर की कोई क्रॉप है, गोरखपुर में ग्रो कराई है, यहाँ पे जो अवेलेबल सबसे अच्छी वैरायटी है उसके साथ उसको चेक लगाया, अगर वो उससे अच्छा है तब आप उसको लेकर फर्दर मल्टी लोकेशन ट्रायल या CVT या CYT कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल पे जाएंगे। ये सब एक ही चीज़ है। कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल हमेशा 3-4 साल का होता है, मतलब हमेशा 10, 11, 12, 3 साल का हमेशा मिनिमम रखते हैं। उसमें हर अलग अलग लोकेशन, मतलब ऑल ओवर अपने देश में, ऑल ओवर इंडिया, आप अलग अलग लोकेशन पे उसको उस पर्टिकुलर जगह की जो सबसे अच्छी वैरायटी है उसके साथ आप उसको ग्रो कराएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल। अब कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल के बाद अगर आपको कोई अच्छी वैरायटी मिली, हो सकता है वो अच्छी वैरायटी, मान लो हैदराबाद में आपने ग्रो कराया और वहाँ पे कोई अच्छी वैरायटी मिल गई है वहाँ की लोकल वैरायटी से, तो वो वहाँ पे एज अ वैरायटी रिलीज कर दिया जाएगा। अब 14वें साल में जब कोई अच्छी वैरायटी मिल जाती है तो उसको जो है उसका सीड का मल्टीप्लिकेशन होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो हमने यही बताया था कि प्रिलिमिनरी यील्ड, आपको कोई भी ब्रीडिंग मेथड आएगा, प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल 1 साल का, 3 साल का मल्टी लोकेशन या CVT या CYT कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल, उसके बाद उसका 1 साल का आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो आपका जितना भी ब्रीडिंग मेथड है होगा, उसके ऊपर वाली मेथड अलग अलग में अलग अलग तरह की होती है। तो ये आपका हो गया, इसकी प्रोसीजर हो गया। अब इसमें एक और है सिंगल सीड डेसेंट मेथड। ये एक मॉडिफिकेशन है इसका, सिंगल सीड डेसेंट मेथड। A modification of bulk method is single seed descent method. This method is particularly suited for developing population of recombinant inbreed line from selected crop. The objective of single seed descent method is to rapidly advance the generation of crosses. At the end of the scheme, a random sample of homozygous line is obtained. इसको हम सिंगल सीड डेसेंट मेथड जो है, इसको हम आपका लेकर अभी चलेंगे, लेकिन आज नहीं लेकर। सिंगल सीड डेसेंट मेथड ये भी एक मॉडिफिकेशन है बल्क मेथड का। मेनली ये है कि आपने कोई F1 जनरेशन जो कराई, उसमें जो आपकी सीड में जो प्लांट है उसको पर्टिकुलर लेकर आप फिर बल्किंग करा रहे हैं उसी पर्टिकुलर प्लांट को, और उससे आप वेराइटी ग्रो करा रहे हैं, तो इसको आप कहेंगे सिंगल सीड डेसेंट मेथड। इसका भी पूरा प्रोसीजर है, उसी तरह का करीब प्रोसीजर है। ये थोड़ा सा आपका टाइम था वो हो जाता है। फर्स्ट क्रॉप ये थी P1 P2 सेलेक्टेड पेरेंट आर हाइब्रिडाइज। सेकंड जो है F1 स्पेस प्लांटेड जैसे पिछले में था। थर्ड में F2 डेंसली प्लांटेड, फ्रॉम ईच प्लांट वन रैंडम सीड इज सिलेक्टेड इन बल्क। ये एक इसका जो अंतर हुआ यहाँ पे कि आप पहला तो F1 आपने स्पेस प्लांटेड किया, क्यों किया कि आपको सीड अधिक मिले। थर्ड क्रॉप में आपने डेंसली प्लांट किया और कोई भी सीड आपने सेलेक्ट किया, हर एक प्लांट से एक एक सीड। अब उसको फिर F3 में F3 डेंसली प्लांटेड, फ्रॉम ईच प्लांट वन रैंडम सीड इज सेलेक्टेड। फिर फिफ्थ ईयर में एज एन F3
यही करते रहेंगे। फिर इस 6th ईयर में भी वही बल्किंग का मेथड होगा, लेकिन आप रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं 7th ईयर में, फिर वही चीज होगा F6। बस ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है क्या, कि सिर्फ आप जो है सिंगल सीड रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद F6 स्पेस प्लांटेड, फिर 100 to 500 प्लांट और विद डिजायरेबल करेक्टर हार्वेस्टेड। उसके बाद जब आपका डिजायरेबल करेक्टर हो गए तो फिर वही करेंगे इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी ग्रोन। अब जो है आपके डिजायर्ड करेक्टर के साथ है 100 से 500 प्लांट, उसको आप इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी कोई बताएगा क्या होता है इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी? हर एक इंडिविजुअल का जो जनरेशन है प्रोजेनी है वही है। हाँ, इंडिविजुअल प्लांट को हम ग्रो करा रहे हैं। और जैसे आपने पहली बार जो हमने कल बताया था कि पहली बार आपने एक रो ग्रो कराई, ठीक है, एक रो ग्रो कराई, उसमें मान लो 100 सीड हुए। अब आपके जब उसमें 100 सीड हुए, उसको आपने 3 पार्ट में 3 रो फिर ग्रो कराए, तो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी फिर मतलब अगली जनरेशन में आपने उसी की प्रोजेनी लेकर अब एक रो में अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीड तो प्लांट पूरी एक रो में जितने होंगे सीड अधिक हो गए, अब उसकी 3 रो बन गई या 4 रो बन गई, उनको ग्रो कर, ये इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी होगा। अब इसमें जब इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी है, मान लो आपने पहले ये एक रो है इंडिविजुअल प्लांट की, इसमें जितने भी सीड है उसको आपने ग्रो कराया, 3 रो हो गई। अब इसमें क्या होगी, जो आपके वीक हैं या खराब प्लांट है उसको आपने हटा दिया, या ये कह सकते हैं आपके जो केवल अच्छे प्लांट है आप उनको लेकर आपने उनको ग्रो कराया, ठीक है। अब वो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी जो आपकी बनी वो केवल आपके डिजायर्ड करेक्टर होंगे। अब इसमें देख लीजिए, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी ग्रोन, weak and undesirable progeny are eliminated, desirable homogeneous progeny are harvested in bulk। ये खास बात है, होमोजीनियस प्रोजेनी कब जानेंगे अगर आप प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं तो? कल भी हमने बताया था कि बल्किंग आप तब खत्म करेंगे जब आपका होमोजीनियस करेक्टर आ जाएगा हेट्रोजीनियस से। आज भी इसमें बोल रहा है कि इसमें जो है ये सिंगल सीडेशन मेथड में कि आपका तब आप जो करेंगे जब आप होमोजीनियस करेक्टर, कैसे पता करेंगे कि ये होमोजीनियस करेक्टर हो रहा है? जब आपकी प्रोजेनी जो है वो मतलब एक ही तरह का करेक्टर देना शुरू कर दे, बार बार बल्किंग करने पे उसी पर्टिकुलर करेक्टर के जो डिजायर्ड करेक्टर है उसमें जरा भी चेंजेस नहीं होता है, तो इसका मतलब उसमें होमोजाइगोसिटी आ चुकी है ना। तभी सेग्रीगेटिंग जनरेशन आपने देखा था पेडिग्री में हमने बंद किया था। तो ये खास बात है कि जो है डिजायरेबल होमोजीनियस प्रोजेनी आर हार्वेस्टेड इन बल्क। होमोजीनियस प्रोजेनी मतलब जो करेक्टर आपने इस प्लांट में लिया F7 में वो F8 F9 में भी होनी चाहिए। इंडिविजुअल प्लांट्स में बी सेलेक्टेड ओनली फॉर आउटस्टैंडिंग प्रोजेनी शोइंग सेग्रीगेशन। ये एक और चीज़ है। अब होमोजीनियस प्रोजेनी को बल्क करा जाता है, लेकिन इसमें एक बात है कि मान लो आपको कोई एक इसमें से एक तरह का नहीं है लेकिन एक कोई अलग तरह का मिल गया जो कि बहुत ही अच्छा है सिंगल सीडेशन मेथड में। अब क्या करेंगे, इंडिविजुअल प्लांट में बी सेलेक्टेड ओनली फॉर आउटस्टैंडिंग प्रोजेनी शोइंग सेग्रीगेशन। अब उसमें कोई बहुत ही अच्छी वैरायटी दिख गया है कि इसमें बहुत अच्छा करेक्टर है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे, उसको फिर उसमें क्या करेंगे, फिर उसको ग्रो कराएंगे, उसमें देखेंगे कि सेग्रीगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अच्छा करेक्टर है तो फर्दर वो बल्किंग में जाएगा, और अगर सेग्रीगेशन हो रहा है तो वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है कि अभी बार बार उसमें हो रहा है तो ये मतलब ये एक होमोजीनियस करेक्टर नहीं है। तो ये एट्थ ईयर में आपने इंडिविजुअल प्रोजेनी को उसमें ग्रो कराया। 9th ईयर क्रॉप में F8 9th क्रॉप या F8 जनरेशन में प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल विद अ सुटेबल चेक क्वालिटी टेस्ट। फिर उसके बाद 10 to 12th ईयर में फिर कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल, और 13th ईयर में सीड इंक्रीज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू फार्मर बिगिंस। तो ये तो आपका हमने बताया था सब में कॉमन है। इसमें इससे 7th 8th इसमें बस ये थोड़ा सा यहाँ पे सीड जो है इसमें आप केवल सिंगल सीड सेलेक्ट करके, मतलब ये है कि एक बल्क में जैसे ढेर सारा बार बार ग्रो करा रहे हैं, उसको बस इन्होंने अपना काम थोड़ा सा कम कर दिया है। हम हर एक का अपने हिसाब से कोई भी रैंडमली सीड ले रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो वही करेक्टर शो करेगा जो पूरा बल्क शो कर रहा था, और उसको फर्दर हम वही प्रोसेस सेल्फिंग करा के उसके बाद F6 जनरेशन तक हम सेल्फिंग कराएंगे, F1 से F5 तक। उसके बाद जो है उसको जो है हम F6 में स्पेस प्लांट करेंगे, उसके बाद फर्दर वही प्रोसीजर करेंगे। तो ये एक
ये भी बल्क मेथड का एक वो है, एक मॉडिफिकेशन है। अब एडवांटेज क्या क्या है? लेस रिकॉर्ड कीपिंग देन पेडिग्री विच सेव द टाइम एंड लेबर। इसमें एक अच्छा बात है कि लेस, हालांकि बल्क मेथड का सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है वो, बल्क मेथड का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि वो सबसे अधिक टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बल्किंग आपको ये तो पता नहीं है नेचर कब सेलेक्ट करे, और आपको डिसीज ला के आर्टिफिशियली आप कंडीशन प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इसमें ये, लेकिन लंबा तो ज़रूर है लेकिन मेहनत कम है। पेडिग्री मेथड में तो आप हर एक F1 का रिकॉर्ड रखो, F2 का, एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना है। इसमें जो है लेस रिकॉर्ड कीपिंग, एक ये बहुत अच्छा इसका वो है। दूसरा, वेरी सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव। तीसरा, natural selection increase the frequency of superior genotype in a population। और चौथा है more useful than pedigree method with lower F2 trait। There is a greater chance for isolation of transgressive segregated than in pedigree method due to large population, more suitable for improvement of large grain। तो ये कुछ एडवांटेज है। तो इसमें जो है आपका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि नेचुरल सिलेक्शन से हम ये मानते हैं, कोई चीज़ भी नेचुरल सिलेक्शन से होती है तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, ज़्यादा मजबूत होती है। तो इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो इसका नेचुरल सिलेक्शन है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि इसमें टाइम अधिक लगता है। और आसान ये है कि इसमें रिकॉर्ड कीपिंग कम होती है, लेस एक्सपेंसिव है। रेगुलर फार्मर ग्रो करा रहा है, उसको सीड भी नहीं चुनना है, बस ग्रो कराया, जितनी भी सीड है फिर ग्रो कराया, फिर सीड ग्रो कराया। तो उसमें जो है तो छोटे अनाजों के लिए ये अच्छा मेथड है बल्किंग वाला मेथड। अब डिसएडवांटेज क्या है? environmental changes from season to season, so advantage shift. It takes much longer time to develop a new variety, not useful in selecting plant type of a competitive and disadvantaged type. Final genotype may be able to withstand environmental stress, but may not be able highest yield. If useful with a cross-pollinated species, inbreeding depression may be a problem. It provides little opportunity for breeder to expertise his skill or judgment in selection। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज थे कि इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि जो चेंज हो रहा है वो उन्हीं क्रॉप को प्रमोट करे जो आपको पसंद हो। नेचर ने तो हो सकता है किसी, जो चीज़ आपको नहीं पसंद है उसको भी नेचर सेलेक्ट कर सकता है। क्यों? सिलेक्शन क्यों ज़रूरी नहीं है कि हम जो चीज़ पसंद करें वही पसंद की क्रॉप नेचर ने सेलेक्ट, हो सकता है मेरे डिज़ायरेबल करेक्टर वाली क्रॉप नेचर ने ख़त्म कर दी। तो ये एक बात है, एनवायरमेंटल चेंज हमेशा हमारे फेवर में नहीं हो सकता कि वो वही स्पीसीज़ को बचा पाए जो हमारे लिए फेवरेबल है। समय तो हमने बताया था कि एक डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा, नॉट यूज़फुल। अच्छा, ये एक और चीज़ है कि सिलेक्शन की बात है कि जो जैसे हम लोग गेहूं में या इसमें ड्राफ्ट प्लांट पसंद करते हैं, तो हम लोग नेचुरल सिलेक्शन में हम मानते हैं कि लॉन्ग प्लांट अच्छा है। तो उस तरह की चीज़ें जो हमारा डिसएडवांटेज हैं उसको वो प्रेफर नहीं करता है नेचर, तो उसको जो है वो हटाएगा। नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे हो सकता है ड्राफ्ट टाइप हमारे लिए यूज़फुल हो लेकिन नेचर के लिए वो नहीं है, तो उसने उसको हटा दिया। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि कई बार हमारे लिए जो चीज़ यूज़फुल है वो नेचर ने उसको एलिमिनेट कर दिया। अब इसमें फाइनल जो जीनोटाइप बचता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे अधिक। प्लांट ब्रीडिंग का मकसद ही क्या है? हाई यील्डिंग क्रॉप। हमारी पॉपुलेशन, हमने पहले स्टेप पे बताया था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमें यील्ड बढ़ाना है। तो अगर कोई भी चीज़ मान लो रेजिस्टेंट भी हो गई लेकिन यील्ड मेरी बढ़ी नहीं, तो हमें बहुत फ़ायदा नहीं है। हम डिसीज़ रेजिस्टेंट प्लांट भी इसीलिए बना रहे हैं या स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट इसीलिए बना रहे हैं कि हमारी यील्ड अधिक हो। तो एक बात है, इफ़ यूज़फुल विद क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज में ये प्रॉब्लम हो सकती है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। हालांकि ये आपका सेल्फ पॉलिनेटेड में ही इसको यूटिलाइज किया जाता है ज़्यादातर। इफ़ इट प्रोवाइड लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रीडर टू हाँ, इसमें ब्रीडर्स के लिए कुछ है ही नहीं, बस आप पौधे लगाई तो कोई भी किसान कर सकता है। आपने पूरे गेहूं या धान की खेती की, बीज आपने इकट्ठा किया, बीज अगले साल ग्रो किया, तो ये कोई भी कर सकता। इसमें कोई बहुत साइंटिफिक
स्किल की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। जैसे पेडिग्री में तो एक्सपर्टाइज चाहिए, पेडिग्री को हर कोई नहीं कर सकता, पेडिग्री के लिए एक्सपर्टाइज चाहिए, तो साइंटिफिक स्किल की ज़रूरत होती है। अब कुछ एप्लीकेशन देख लीजिए। आइसोलेशन ऑफ होमोजाइगस लाइन। आइसोलेशन कैसे होगा होमोजाइगस लाइन का, कौन बता रहा है? प्रज्ञा, काजल, काजोल, प्रिया, और कोई? कौन कौन है? बहुत ढेर सारे लोग हो ना तुम लोग, 20-25 हो। देवांशी, छवि, हम पूछ रहे हैं कैसे आइसोलेशन होगा होमोजाइगस लाइन का। मैम मैम आप बोली हैं कि 6 जनरेशन तक 7 जनरेशन तक सेल्फिंग कराते हैं, उसके बाद हम इंडिविजुअल प्लांट जो होता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम इंडिविजुअल प्लांट को ग्रो कराते हैं तो हमें होमोजाइगस लाइन मिल जाएगा। यही, ये एकदम सही। कौन? अच्छा, कौन बोल रहा है? वैदेही पटेल। हाँ वैदेही, बहुत सुन रही हो, इसका मतलब क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है जो बता रहे तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, और बहुत अच्छा। यही चीज़ है, होमोजाइगस लाइन इसीलिए मिलेगी। सेग्रीगेटिंग तब तक और आपको पेडिग्री में भी बताया था, सेग्रीगेटिंग जनरेशन जब तक कैरेक्टर अलग अलग होता जा रहा है, आप हटाते जा रहे हो। जब आपको एक होमोजाइगस कैरेक्टर मिल जाए तभी उसके बाद ना आप सिंगल लाइन की ब्रीडिंग करा रहे हो। तो ये इसीलिए होमोजाइगस लाइन अगर पानी है तो बल्किंग बहुत आसान तरीका है, कुछ आपको करना नहीं है, बस साल भर साल ग्रो कराते जाओ। जो बचेगा वही आपकी होमोजाइगस लाइन एक तरह का करेक्टर लेकर होगा, उसको फिर आप आगे ग्रो कराओ, चेक कर लो कि वो प्रोजेनी में करेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दूसरा एप्लीकेशन है बल्क मेथड इज सुटेबल फॉर हैंडलिंग सेग्रीगेटिंग जनरेशन ऑफ सीरियल, स्मॉल मिलेट, ग्रेन, लेग्यूम एंड ऑयल सीड। इट मे बी फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो ये छोटे अनाजों के लिए अच्छा है। आइसोलेशन ऑफ होमोजाइगस लाइन विद अ मिनिमम एफर्ट एंड एक्सपेंसेस। ये एक खास बात है कि होमोजाइगस लाइन इससे कम एक्सपेंस में नहीं हो सकता कि हर साल ग्रो करा रहे हो और आपको फिर भी होमोजाइगस लाइन मिलती जा रही है। एक और वर्ड आया है, वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन, नेचुरल ऑब्लिक सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। ये क्या होता है, कौन बता रहा है? वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन, ये क्या होता है? तुम लोग भी तो वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन ही कर रहे हो। मैम ये नेचर जब सेलेक्ट करेगा तभी होगा, जैसे वेट करेंगे कि कब नेचर के लिए नेचर सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करेगा। तो जब एग्जाम होगा तब तक वेट ही कर रहे हो ना, वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन ही है। नेट वेट का भी एग्जाम होगा तब ना सिलेक्शन होगा। हाँ, ये तो एक वैसे बताया। और वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, ये एकदम सही बताया छवि ने, वैदेही ने, कि वेटिंग फॉर मतलब इसमें ये जो है जब भी सिलेक्शन नेचर ने जब भी सिलेक्शन किया तो वो एक नेचुरल सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना। तो जब भी ये वर्ड आए वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन, ये जान लीजिए ये वर्ड केवल बल्क मेथड ऑफ सिलेक्शन में ही आएगा। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर नेचुरल सिलेक्शन टू चेंज द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसमें क्या है, ये नेचुरल सिलेक्शन को पॉपुलेशन की जो है उसको टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर नेचुरल सिलेक्शन टू चेंज द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो वो ये नेचुरल सिलेक्शन का वेट करता है कि पॉपुलेशन जो हमारे लिए डिज़ायरेबल करेक्टर है उस वो होए। तो ये एक चीज़ हुआ। नेक्स्ट वही प्लांट ब्रीडिंग है और ये अब खत्म होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन में था तो समझ में हमको लग रहा है अच्छा आया होगा, क्यों? यस मैम। यस मैम। अब जैसे अब तो तुम लोग को हम लोग कितना पढ़ लिए, अब बस हमको बैक क्रॉस मेथड हम कल पढ़ाएंगे, तो ये कंटिन्यूएशन हो जाएगा। ये जो सारे मेथड हैं वो आपके किस तरह की क्रॉप के लिए हैं? अभी जितने भी मेथड पढ़ाए हैं, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, सब सारी एंड क्रॉस पॉलिनेटेड। ये जितने भी मेथड अभी हम पढ़ा रहे हैं, मास सिलेक्शन तो क्रॉस पॉलिनेटेड के लिए बेटर है। उसके अलावा ये, लेकिन ये सारे मेथड अभी जो पढ़ाए हैं सारे ही के सारे मेथड आपकी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में
होते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्लांट ब्रीदिंग मेथड इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, तो आप लिखेंगे प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड एंड बैकक्रॉस मेथड। ये पांचों मेथड वो उसमें आते हैं आपके, ठीक है, पांचों मेथड है। और इसमें जो मास सिलेक्शन मेथड है वो आपका क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड दोनों क्रॉप में आता है, ठीक है। और किसी को इसमें कुछ पूछना है? ये पीपीटी हम अभी शेयर कर दे रहे हैं और कोशिश करेंगे अगर कंटेंट बन जाएगा तो वो भी शेयर कर देंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you.